देखो बच्चों, हेनरी लॉ में क्या कहा गया है। हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया। अब इसके लॉ पहले समझ लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से लिखते हैं। यहाँ पे कहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है कि ये हुआ। फिर अगली लाइन पढ़ के बताते हैं, क्योंकि नोट भी करना है तुम लोगों को। If m, small m is the mass of gas dissolved per unit volume of solvent and P is the pressure of gas in equilibrium, then at constant temperature m is directly proportional P, directly साइन हटाने के बाद Kp ये आया। फिर इस दो तरह से और बताया गया। मतलब ये क्या बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये इस बात के लिए है, जैसा कि हम स्टेटमेंट देख ही रहे हैं, कि जब हम गैस को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर ये हमारा लॉ है कि जब हम लिक्विड के अंदर गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, जैसे ये एक लिक्विड है और इस लिक्विड में हम गैस को किसी पाइप से यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो गैस जब इसके अंदर पास हो रही है लिक्विड में, तो काफ़ी गैस इसके अंदर लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है। वो गैस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना किस बात पर डिपेंड करता है, तो कहा गया अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो उस वक्त सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, जितनी गैस सॉल्युबल हो रही है किसमें, इन द लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी जितनी ज़्यादा प्रेशर से हम गैस को पास करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, उतना ज़्यादा गैस यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगी। जैसे कि तुम लोगों ने देखा है कि बच्चों, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस डिज़ोल्व होती है। जब हमने कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी देर तक कुछ अंदर से गैस के बबल्स बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं और हम लोगों को अजीब तरह से वो फील होते हैं। कभी हलक से आ रहे होते हैं, नाक से आ रहे होते हैं, तो वो हमें जो है गैस का डिज़ोल्व होना ही वो हेनरी लॉ के ऊपर ही था, जिन्होंने गैस को डिज़ोल्व करा। तो ये पहले तो एक किस तरह के पेशेंट के लिए गैस बनाई गई थी। तो ये CO2 को डिज़ोल्व कर रखा होता है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारी कोका कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है, इन सब में जो है डिज़ोल्व होती है। तो ये गैस के पेशेंट के लिए एक दवा बनी थी, मगर वो दवा इतनी अच्छी हुई, मतलब लोगों को इतनी पसंद आई कि वो हम लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर यूज़ करी जाने लगी। तो ये है वो ड्रिंक है। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा सर? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो देखो, जितना कम टेम्परेचर होगा तो उस पर सॉल्बिलिटी हमारी और ज़्यादा अच्छी होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी कम होती है। मतलब हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखना है कि गैस का मास कितना डिसॉल्व हुआ और प्रेशर क्या है। तो हम दूसरा कोई फैक्टर नहीं लेते दोनों साथ। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जितना भी ज़्यादा हम प्रेशर से पास करेंगे वो पास हो जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब जितना टेम्परेचर कम करते चले जाएं उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे मान लो अगर 50 टेम्परेचर पे कर रहे थे तो 10 प्रेशर पर 20 मास हो गया था। अब हम कम अगर टेम्परेचर रख दें तो फिर प्रेशर बढ़ाने पे तो मास बढ़ ही रहा है, मगर जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना और सूटेबल रहेगा हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पे मास और प्रेशर के अंदर रिलेशन देख रहे हैं, ना कि टेम्परेचर पर। ये एक रिलेशन है। फिर भी अगर टेम्परेचर की बात करो तो जितना टेम्परेचर कम करते रहोगे उतना इस चीज़ के लिए सूटेबल होता चला जाएगा। इसीलिए तो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक को उठा के उसमें रखते हैं, लो टेम्परेचर में रखते हैं, तो अच्छी तरह से गैस डिसॉल्व रहती है उसके अंदर। तो ये हेनरी लॉ के कंसेप्ट से बनाया था, गैस के पेशेंट के लिए दवा बनी थी। मगर अब हम लोगों को मज़ा आता है, हम लोग पीते हैं तो उसमें गैस को डिसॉल्व करा गया। जैसे तुमने देखा शैम्पेन की बॉटल को जैसे ही खोलते हैं ऐसे करके फिज के फॉर्म में बाहर आता है, ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक भी कभी कभी वापस आ जाती हैं। उसमें सॉल्ट डाल के हिला दो या शेक कर दो तो जैसे ढक्कन खोलोगे तो फिज के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में वापस आएगा। तो ये सारी गैस जो है वो जितना प्रेशर ज़्यादा था उतना ज़्यादा मास घुला हुआ रखा हुआ है। अगर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम लिया जाएगा तो मास में कम डिसॉल्व होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पाया जा रहा है। m इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड p इज द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखा गया m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक किया आ गया कि एक छोटा सा कांस्टेंट है जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा गया, कोई अभी इसका रोल नहीं है। फिर हेनरी लॉ को दो तरह से और एक्सप्लेन किया गया, वो दोनों तरह से यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ एक पॉइंट, हेनरी लॉ में आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। एक इस तरह से बता सकते हैं
ठीक। दूसरा एक यूं कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन सोल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का किसी वेपर फेज में वो प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट यहाँ पर के एच आ जाता है, के सब्सक्रिप्ट में छोटा सा एच लिखा रहता है, के एच और एक्स। ये यहाँ पर क्या है, के एच है, हेनरीज कांस्टेंट है ये, तो ये यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट हो गया। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, एक्स हो गया इसमें मोल फ्रैक्शन, तो चलो यही लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, और ये हो गया मोल फ्रैक्शन। ये के एच है, हेनरीज कांस्टेंट, नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, ये है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट है। और पी क्या है, यहाँ पर प्रेशर है बच्चों। ठीक है, तो ये है प्रेशर। तो अब इस तरह से बच्चों यहाँ पर दो तरह से बात बता दी गई। तो एक नॉर्मल हो गया हमारा पी के टर्म्स में, एक हो गया मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। सेकंड वाला हटा दो, सेकंड में कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं है, यूजुअली बुक में हमें दो ही दे रखते हैं। मोल फ्रैक्शन बता देना क्या होता है। मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कल परसों ही डिस्कस किया था और अभी हम बता रहे हैं, फिर भी तुम कल परसों की वीडियो में जाकर ऐप के ऊपर सारे मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन निकालो, देते हैं बच्चों को करा चुके हैं। देखो मोल फ्रैक्शन है क्या कि जब पहली बात तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ समथिंग अपॉन टोटल, ये होता है फ्रैक्शन। जैसे हमने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया तो उसमें एक ए है कंपोनेंट, एक बी है, और ए के मोल है Na, बी के मोल है Nb, और इसको हमने यहाँ पर मिला के रिजल्टिंग एक सोल्यूशन बना दिया। तो सोल्यूशन में Na प्लस Nb मोल जो है सब इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर हम मोल फ्रैक्शन पूछना चाहते हैं ए का, तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वैसे कुछ लोग इसी x को चाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर a का मोल फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ मोल a का चाहिए होगा अपान नंबर ऑफ मोल a और b दोनों के चाहिए होंगे। a का मोल अपान टोटल मोल के रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कहेंगे। ऐसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन b निकालने हैं तो b निकालने के लिए Nb अपान Na प्लस Nb कहेंगे। तो एक तो ये हमारा कंसेप्ट बना। ए किसी का अगर हमें नंबर ऑफ मोल ना दे रखा हो तो हम लोग इसको आगे भी एक्सटेंड करना जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल की जगह पर गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ए लिखेंगे, अपॉन यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ए, और प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ बी। इस तरह से हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इसका निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे ही हम दोनों के निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन की सम की वैल्यू अगर हम XA प्लस XB देखें तो हमेशा 1 होती है। अगर बाइनरी सोल्यूशन है यानी दो कंपोनेंट से मिला हुआ है तो 2 का सम 1 हो गया। अगर टर्नरी सोल्यूशन है या क्वाटरनरी है तो XA प्लस XB प्लस XC या जितने भी हैं उन सबका सम हमारा 1 पाया जाएगा। ये है मोल फ्रैक्शन। तो ये तो बात मोल फ्रैक्शन की वो हो गई जो सिर्फ डेफिनेशन में एक बला टालने वाली बात थी। टीचर ने पूछा मोल फ्रैक्शन क्या है, हमने बता दिया। अभी इससे काम नहीं बना, अभी काम तब बनेगा जब हम इसको अच्छी तरह से फील करें कि यार मोल फ्रैक्शन कहना क्या चाह रहा है। जैसे एक मास फ्रैक्शन का एग्जाम्पल और ले लो। मास फ्रैक्शन का ये ले लिया कि हम लोग 5 लोग बैठे हुए, ये हटा दें, सबका नोट हो गया ना इधर का, बोलो बच्चों नोट हो गया? ये हो चुका है ना नोट। देखो अगर 5 लोग बैठे हुए हैं ABC, तो अब सबके पास अलग अलग, जैसे हम ही लोग 5-10 लोग हैं तो हम 5 ले लेते हैं, ABCD लोग हैं। अब इन लोगों का ABCD और इसके बाद क्या आएगा, E आएगा। इन लोगों के मास है, किसी का मास है 2 किलोग्राम, नहीं 2 नहीं है, हम लोगों का मास किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है। इस तरह से मास हमारे पाए जा रहे हैं। अब अगर मास फ्रैक्शन हम लें A का, तो A का मास फ्रैक्शन अगर ले रहे हैं तो मास ऑफ A अपान मास ऑफ क्या, A प्लस मास ऑफ B प्लस मास ऑफ C प्लस टोटल मास। तो A का मास रख के अपान टोटल ले लें तो ये हमारा मास फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हम B का मास फ्रैक्शन चाहिए तो B का मास अपान टोटल लोगों का मास, C का मास फ्रैक्शन चाहिए। अब यही बात अगर मोल में है, सपोज कर लो हम लोग मोल के टर्म्स में है, तो A के मोल अपान टोटल मोल, B के मोल अपान टोटल मोल। ये अब ये तो सब ये कहने वाली बात हो गई। अब जरा समझते हैं हुआ क्या। हुआ यूं है कि जिस तरह से हमारा कंपोनेंट में दूसरे का वजूद बढ़ता चला जाता है। सपोज कर लो यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन लिया जहाँ हमने वाटर के मोल ले लिए। सपोज कर लो यहाँ पर वाटर है और
एक वाटर हो गया और दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो कोल्ड ड्रिंक को हमने यहाँ पर C नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इसके 5 मोल लिए, इसके भी 5 मोल लिए, दोनों के 5 मोल लेकर हमने सोल्यूशन बना दिया। अब हम निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, ये 5 हमने मोल के टर्म्स पे लिया है। हम चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक का मोल फ्रैक्शन C का देखें, तो C का 5 रखा अपान 5 + 5 रखकर 5/10 हो गया, यानी 1/2 यानी 0.5 आ गया। अब हमने क्या काम किया, हमने कोल्ड ड्रिंक के मोल बढ़ा दिए, यहाँ पे 6 कर दिए और यहाँ पर इसके मोल जो है वो 4 कर दिए। ज़रूरी नहीं है 10 रहे, हम एक आसान डिजिट समझाने के लिए बार बार 10 मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, मान लो ये 5 ही रहा, ये 6 कर दिया। तो इस तरह से अगर अब ये हो गया तो इस वक्त कोल्ड ड्रिंक का अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें तो 6/6 + 10 होगा, 6 + 4 होगा, यानी 6/10 हो गए 0.6 हो गया। अब इसी के मोल हम ज़्यादा बढ़ा के यहाँ 7 कर दिए होते तो इस वक्त क्या होता बच्चों, यहाँ पर 7/10 हो जाता और यहाँ 0.7 हो जाता। मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब हुआ कि दूसरे कंपोनेंट के मोल लगातार इसकी तुलना में बढ़ते जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन 0.5 है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लोग इक्वल क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन 0.6 हो गया कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का अगर 0.6 हो गया तो दूसरे वाले का कितना होगा, 0.4 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो हमेशा 1 ही आता है ना। तो इसका मतलब 60% इसके मोल पाए जा रहे हैं और 40% इसके मोल हैं। तो इस तरह से मोल को अगर एक हम बढ़ाते रहें, तो जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक के मोल और डालते रहें तो इसमें कोल्ड ड्रिंक के मोल बढ़ते रहेंगे और मोल फ्रैक्शन इसका बढ़ता रहेगा। और जब कोल्ड ड्रिंक का मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा तो वाटर का मोल फ्रैक्शन लगातार इसमें कम होता रहेगा। और यही मोल फ्रैक्शन जो मोल बढ़ने से घटने से हो रहा है, इसी का रिलेशन निकलेगा जाकर अगली 2-3 हेडिंग्स में। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी बाद में आएगी, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में कुछ नहीं है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन की ही कहानी है, बस उसको प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से इंटू करना है। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसकी अगर मोल का नंबर बढ़ता रहेगा किसी सोल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और किसी का अगर नंबर ऑफ मोल कम होता रहा तो मोल फ्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से मोल फ्रैक्शन का जो है वो क्राइटेरिया है। 2 लोगों का मोल है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो अपान टोटल मोल का के रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा कितना होगा, देखो दोनों का सम तो 1 होता है। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 आ जाए इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है, कोई एक ही कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट है ही नहीं। 2 कंपोनेंट होने में यही हो जाएगा, मान लो 9 इसके मोल आ गए और 1 मोल इसका हो गया, ये रेशियो बहुत कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया कम हो गया। तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो ये 9/9 + 1 10, तो 9/10 का मतलब 0.9 आ गया। ऐसे ही 9.5 मोल होंगे तो 0.95 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा। देखो कभी भी सोल्यूशन में 1 नहीं आ सकता, जब भी 1 आ जाए तो इसका मतलब अब सोल्यूशन में 2 लोग नहीं रहे, अब सोल्यूशन सिर्फ एक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब सोल्यूशन नहीं है, वो सॉल्वेंट या सल्यूट अकेला है तो ना, ये है। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे अगर तुम किसी के भी मास बढ़ाते चले जाओगे उसमें डिसॉल्व करते हुए मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा। जैसे शुगर है, शुगर को तुमने एक गिलास में घोला और शरबत बना दिया, अब जितने भी तुमने 5 चम्मच घोल लिए थे, मान लो 5 मोल थे, ऐसे ही तुमने यहाँ पे 10 चम्मच इसमें डिसॉल्व कर दिए, 15 मोल 20 मोल 30 मोल, जितना ज़्यादा बढ़ाते रहोगे मोल फ्रैक्शन बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये दरअसल वो मोल फ्रैक्शन से कहना चाहते थे। तो मोल फ्रैक्शन की बातें फिर से उठेंगी और ये आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3-4 जगह हमारा यूज़ होगा और बहुत अच्छी तरह से बार बार यूज़ होगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन समझा हुआ है, एक हल्की सी बात बताना है, सारा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोल फ्रैक्शन। इसीलिए हमने मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मोल्स देकर मास देकर सब देकर करा दिए, जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो सारा हम करा चुके हैं। अब चलते हैं बच्चों इसके आगे, यहाँ तक तो हम लोग पहुँचे इस पर। तो अब इसमें आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसमें 2-3 एप्लीकेशन है, ज़रा वो लिख लो। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन अक्सर आ जाते हैं बच्चों। तो चलो देखते हैं कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो उसमें बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हेडिंग डाल लो उसमें।
3 एप्लीकेशन बस नोट करना। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट लिखो बच्चों, टू इंक्रीज सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 to increase solubility of CO2 in soft drinks and soda water सोडा वाटर भी तुमने इस्तेमाल हो सकता है, कभी करा हो, बनाते वैसे हम लोग पीते हैं सोडा वाटर बहुत से। सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देख लो, पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में हम चाहते हैं कि सॉल्बिलिटी ज़्यादा रहे, तो उसको हमने क्या करा, इसको हाई प्रेशर पे सील किया बॉटल को। जैसे शैम्पेन बेहतरीन है, इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है कोल्ड ड्रिंक के कंपेयर में भी। तो जैसे शैम्पेन वैसे खोला तो उसमें हुआ क्या था, दरअसल ये देखो शैम्पेन की बॉटल है। शैम्पेन की बॉटल कुछ ऐसी होती है, ये करके ऐसे करके ये बॉटल है, ठीक है, ऐसे है, तो थोड़ी सुंदर नहीं बनी, चलो है बॉटल। अब इसके अंदर क्या हुआ, बहुत हाई प्रेशर में हम लोगों ने गैस को मजबूरी में खोल दिया। जिस तरह से अगर तुम लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज करके अगर किसी गर्मी वाले कमरे में भी बैठा दिया जाए तो बहुत हाई प्रेशर पे सील कर दिया गया। टीचर खड़ा हुआ लगातार देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा, तो हम लोग मजबूरी में बैठे हुए। जैसे ही देखा टीचर गया, वैसे सारे लोग यहाँ से निकल के कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो हाई प्रेशर पर ये सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर, और इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इस वक्त कमरे का टेम्परेचर हमारे 180 m है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिक्स्ड। इसी को हम 760 मिलीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg। इसी को हम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कहते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है बच्चों। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये हमने गैस को सील करके रख दिया इसके अंदर, ढक्कन से यहाँ पर क्लोजली पैक कर दिया, ताकि यहाँ का प्रेशर और वहाँ का प्रेशर अलग हो जाए। सपोज कर लो यहाँ का प्रेशर फॉर एग्जांपल हमने 5 atm रख दिया, 5 गुना ज़्यादा प्रेशर था, तब ये गैस बेचारी डिसॉल्व हो गई इसके अंदर। अब जैसे ही हमने शैम्पेन को खोला जैसे ही खोला तो अंदर और बाहर की एयर कांटेक्ट में आ गई। अब प्रेशर अंदर वही है जो बाहर है, तो अब क्या होगा, इतने 1 atm पे तो सॉल्युबल नहीं है ये, तो क्या होगा, अब ये वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये निकलेगा तो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में ये बाहर आएगा लिक्विड, और इसी को हम फिश कहते हैं। फिश के फॉर्म में बाहर निकल कर आएगा, एक झाग ऐसे डाल के ढेर यहाँ से निकल कर आ रहा है। वो क्या है, एक्चुअली वो गैस निकल कर आ रही है। तो गैस जब निकलेगी तो उसके चारों तरफ एक बबल बन जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे बबल से ही मिलकर झाग टाइप के बन जाते हैं। तो वो झाग जो है फिश, वो बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर हुआ था। ऐसे ही हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक जब पी ली, तो कोल्ड ड्रिंक तो उन्होंने हाई प्रेशर पे सील करी हुई थी, ठीक है, उसको ठंडा करा, खूब चिल्ड करा, तो बहुत मजा आया पीते हुए, क्योंकि वो अच्छी तरह से और घुली हुई है उसके अंदर। अब जब पी लिया, अब जब स्टमक के अंदर पहुंच गया, ये कोई मैन है बच्चों, ठीक है, ये मैन है, अब ये है इसका स्टमक। तो इस स्टमक में ऐसा करके कुछ होता है स्टमक। तो यहाँ पे जब वो पहुंच गई, तो अब यहाँ का प्रेशर उतना नहीं है जितना सील्ड बॉटल में था, तो यहाँ पर वो निकलना शुरू हो जाएगी। जब वो निकलना शुरू हो जाएगी तो यही गैस के फॉर्म में यहाँ से कुछ कुछ देर में बाहर निकलती रहती है। तो ये तब तक उसके अंदर डिजॉल्व रहेगी जब तक प्रेशर हाई रहेगा। जैसे ही प्रेशर कम रहा तो यहाँ से निकलकर ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो पूरा कंसेप्ट हमारा हेनरी लॉ पर ही है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये हुई, तो इसको भी वो पूछ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है एट हाई एल्टीट्यूड। तो सेकंड पॉइंट लिखो बच्चों, लंबा पॉइंट है, एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड का मतलब जैसे माउंटेन वगैरह हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ले लिया। तो हाई एल्टीट्यूड
इसका मतलब क्या है, जैसे माउंटेन्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंचने पर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो एट हाई पहले लिख लो, फिर बाद में चर्चा करते हैं। ड्यू टू ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस हो गया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, कम हो गया। अब क्या हुआ, दिस रिजल्ट्स लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, this results low concentration of oxygen in blood, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड टिश्यूज ऑफ द पीपल, ब्लड टिश्यूज भी चलो अच्छा लिख लेते हैं, टिश्यूज ऑफ द पीपल, ये आ गया। अब यहाँ लोगों के टिश्यू में ये कम पहुंच जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से क्या होना चाहिए बताओ, कौन लोग, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है बच्चों, एल्टीट्यूड हो गया, और क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, और क्लाइंबर्स, लो ब्लड ऑक्सीजन रिजल्ट्स लो ब्लड ऑक्सीजन रिजल्ट्स लैक ऑफ एनर्जी, हाँ, इन फिजिकल वीकनेस, इन फिजिकल वीकनेस, और इसी को बच्चों हम लोग एक बीमारी कहते हैं एनॉक्सिया, तो ब्रैकेट लिख दो, एनऑक्सिया, क्या लिख दिया, एनऑक्सिया, एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो हम लोग थोड़ा फिजिकल फटीग, थकान सी, कमजोरी सी ऐसी महसूस होने लगती है, और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो भाई दिक्कत हो ही जाएगी। तो ये कहा गया, एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और उसकी वजह से दिस रिजल्ट्स लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और ब्लड के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है इन ब्लड टिश्यूज, तो ब्लड से ही होता हुआ ब्लड टिश्यू तक पहुंचता है, ठीक है। तो ब्लड टिश्यूज आर द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, तो हाई एल्टीट्यूड में तो एडाप्टेशन हो जाता है, जब वहीं के रहने वाले लोग हैं तो सालों से रह रहे हैं, तो अब तो उनके अंदर चेंजेस हो गए हैं बॉडी के अंदर, मगर जो क्लाइंबर्स जाते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ से गए हैं, वहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग है, तो इनको जाके वहाँ दिक्कत होने लगती है, तो लो ब्लड ऑक्सीजन रिजल्ट इन फिजिकल वीकनेस या एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बायो वाला अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ पर एक उनके लिए क्वेश्चन अलग है, जैसे मस्क डियर होते हैं, मस्क डियर जो हैं वो एक कैटेगरी है डियर हिरन की, जो कि माउंटेन पे रहते हैं, तो माउंटेन पे जब रहेंगे तो वहाँ पर उसका प्रेशर कम है, और जब प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम डिफ्यूज़ हो पाता है, तो वहाँ पर यहाँ का जो लोग जाएंगे उन्हें तो ये प्रॉब्लम आएगी, जब यहाँ आर्मी वाले जब ट्रांसफ़र करे जाते हैं वहाँ पर ऐसी जगह माउंटेन वगैरह पर, इनको बड़ा फिजिकल दिक्कत आती है। मगर वहाँ के बायो में जो क्वेश्चन है, जो मस्क डियर हैं, मस्क डियर एक अलग कैटेगरी है हिरन की, ये डियर है, तो इसमें जो उनके आरबीसीज होते हैं उनका साइज छोटा होता है, रेड ब्लड कार्पेसिल जो कि हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। भाई ऑक्सीजन जो है, जैसे हमने ऑक्सीजन लंग्स में लिया, तो लंग्स में तुमने पढ़ा होगा कि कैपिलरी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब लिया हमने बहुत सारी गैस ली, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर टिश्यू में चली जाती है, और यहाँ पर एक्सचेंज होकर ब्लड के साथ हर हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जाता है और ले जाके सेल तक में पहुंचाता है। सेल में क्या होता है
सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन से जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसमें एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडीपी जो मिलता है, इससे एनर्जी के कॉइन्स को हम लोग यूज़ करते हैं। कॉइन्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बोलने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, ये वही एटीपी के हमारे कॉइन्स हैं, एनर्जी के कॉइन्स हैं जिसे खर्च कर रहे हैं। इसके लिए ग्लूकोज की बर्निंग होती है। तो ग्लूकोज किस लिए चाहिए है? ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन किससे होगा? ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा? लंग, वो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ से पकड़ेगा? लंग्स से ट्रांसफर होगा कैपिलरीज, ट्यूब से ट्यूब मिली हुई है, एक ट्यूब का हाई प्रेशर, एक का लो, तो ट्रांसफर होकर दूसरे में जा रहा है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। इसीलिए जब हम लोग भागते हैं तो हम लोग हाफने लगते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा एनर्जी, इस वक्त हम जो बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर रेट से हम एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, अगर हम लोग और लाइट चीखने लग जाएं तो फिर हम लोग हाफने लगेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए, ज़्यादा एटीपी चाहिए है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज तो पहले से हमारे अंदर है, तो जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो नॉर्मल सांस में जितना जा रहा था उतनी एनर्जी से हम बोल रहे थे, उससे ज़्यादा एनर्जी से बोलने लगे तो हम हाफने लग जाते हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं उसके ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस था हमारा, तो ऑक्सीजन ही तो मेन है। आजकल तो ऑक्सीजन का सीन ही चल रहा है पूरे इंडिया में। क्या है भैया, ऑक्सीजन कितना कम हो गया कि इस लोग सिलेंडर लेके आ रहे हैं बाहर, विदेशों से यहाँ पर सेंड किया जा रहा है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमेशा अच्छा है। मेडिटेशन में भी मॉर्निंग में बताते हैं कि लंबी लंबी सांसें लेना है हमको, तो ये ऑक्सीजन बड़ा जरूरी है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ प्रॉब्लम हो जाना है। तो ये सारा जो है हमारा, यहाँ ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से किसी गैस का डिसॉल्व होना लिक्विड में, ये जब बात आएगी तो हेनरी लॉ प्रकट हो जाएंगे वहाँ पर। इनके कंसेप्ट से हम वहाँ पर यूज करेंगे। तो मस्क डियर में क्या हुआ? मस्क डियर में जो बायो का क्वेश्चन आता था कंपटीशन में, उसमें यह है कि उनके आरबीसीज का साइज छोटा होता है। तो यहाँ का डियर होता है, उनके आरबीसीज ये होती है, इनका साइज छोटा होता है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ना होंगे। नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ने का मतलब है इनका साइज छोटा हो जाए। जब किसी चीज का साइज छोटा हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान लो ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो इसी को तोड़ के अगर हमने बहुत सारे आरबीसीज बना दिए तो 2 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, तो इस तरह से 8 ले जाएगा। जैसे सरफेस एरिया बढ़ने से क्या असर होता है? एक लकड़ी का लट्ठा है, इसे जलाया जा रहा है, तो लकड़ी के लट्ठे में आग कहाँ लगी हुई है? ये लगी हुई, ठीक। अब इसको अगर कट करके 2 पीस कर दे, तो 2 पीस कर दे तो मैं पता है इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ये वाला पुराना एरिया तो है ही, ये देखो पुराना एरिया, ये न्यू एरिया यहाँ पर आ गया, न्यू एरिया यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो यही इसका साइज छोटा हो गया। यही इसको 4 टुकड़े कर देंगे तो यहाँ पे देखो एक नई सरफेस, नई सरफेस, नई सरफेस, नई सरफेस, 4 सरफेस नई पैदा हो जाएगी। तो जितना साइज छोटा करेंगे नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ती रहेंगी। नंबर ऑफ सरफेस बढ़, तो मस्क डियर में जो छोटे साइज के हमारे आरबीसीज हुए तो इससे सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन कर लिया, लगभग उतना या उससे ज्यादा ऑक्सीजन अभी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही एक बच्चों लास्ट पॉइंट एक और आ रहा है, ये भी पूछा गया है 2-1 बार सीबीएसई में। तीसरा इसका एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन। तीसरे एप्लीकेशन में क्या कहा गया? टू अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, या आप लिखो टू अवॉइड द टॉक्सिक effects of high concentration of nitrogen, high concentration, ठीक है, high concentration of nitrogen in blood, the tanks used by स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर वही हैं जो सिलेंडर पीछे बांध के नीचे जाते हैं। स्कूबा, SCUBA, स्कूबा डाइवर्स are filled with
are filled with air diluted with helium हीलियम को कैपिटल एच से ही लिखे दे रहे हैं, ठीक, हीलियम। ये अब क्या हुआ, अब हुआ ये है कि नाइट्रोजन, देखो कभी भी ऑक्सीजन जो होती है ना, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन के अंदर से डाइल्यूट भी करना होता है। प्योर ऑक्सीजन लेने से दिक्कत हो जाती है हमें। जैसे अभी हमारा यहाँ पर एयर जो एटमॉस्फेयर में एयर है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, बिकॉज सारी गैस है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, जब हमने सांस अंदर लिया सारी गैस पहुंची, वहाँ लंग्स से सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया, बाहर बाकी हमने वापस यहाँ पे छोड़ दिया। ये इस तरह से प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन जब ले जाते हैं तो स्कूबा डाइवर वो है जो पीछे सिलेंडर बांध के, देखा होगा तुम, सिलेंडर बांध के बहुत नीचे तक जाते हैं, तो इतने नीचे जाते हैं वहाँ पर डेप्थ में प्रेशर बढ़ता रहता है। डेप्थ में प्रेशर बढ़ने में पूरी कहानी फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ आगे फिजिक्स में हम लोग वहाँ पढ़ते थे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, वहाँ पर जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, P=ρgh होता है। और वैसे ही यहाँ पर तो ये लोग जब नीचे जाने लगते हैं तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लग जाता है, इतना ज़्यादा P=ρgh के हिसाब से, कि जिस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को मिक्स किया गया था सिलेंडर में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, डाइल्यूट करा गया है इसको, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर की वजह से इस वक्त तो इतना प्रेशर है कि हमारे लंग्स से सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया गया, बाकी गैस वहाँ से बाहर निकल आई, वो नहीं गई ब्लड में। मगर जब ज़्यादा ही प्रेशर था तो नाइट्रोजन जैसी गैस भी डिजॉल्व हो जाती है, कहाँ, ब्लड में डिजॉल्व हो गई। अब नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। अब जब हाई प्रेशर पे डिजॉल्व हो गई है, जबरदस्ती चली गई है, अब ये क्या काम करेगी, तो टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन ब्लड टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। क्वेश्चन पूछते हैं अब वो नाइट्रोजन की जगह पे हीलियम क्यों भरते हैं। तो नाइट्रोजन जब भरा होता था, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन की शक्ल देखो जरा, एटॉमिक नंबर 7 है, हीलियम एटॉमिक नंबर इसका 4 है, ठीक है। यहाँ पर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो पहली शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहली शेल में 2 है, दूसरी शेल में 5 है, ये बड़ा साइज है। तो ये जब ब्लड के अंदर घुस गया हमारे जो ऑक्सीजन के साथ में सेल्स तक चला गया, और सेल के अंदर अगर तुम लोग थोड़ी बायो जानते हो तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बाल्डी है, राइबोसोम है, ये सब है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पर्पस अलग है, ये जैसे ही पहुंचा सेल के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, मगर ये नाइट्रोजन तो कंज्यूम होगा नहीं। अब नाइट्रोजन जैसे वो डाइवर ऊपर आएगा, जैसे अब नीचे डेप्थ से ऊपर आने लगा, प्रेशर कम होने लगा, तो हाई प्रेशर पे तो वो डिसॉल्व हो गया था, अब प्रेशर कम हो रहा है तो वो क्या होगा, फिर से अनडिसॉल्व होगा, यानी उससे बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो बहुत तेजी से बाहर निकलता है, जब सेल से तेजी से बाहर निकलता है तो सेल जो है हमारी रप्चर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन हाई प्रेशर में तो घुस गया था, अब जब प्रेशर कम हुआ तो ये बड़े बड़े नाइट्रोजन के साइज के मॉलिक्यूल जब सेल से बाहर निकलते हैं तो इस सेल को और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको रप्चर कर देते हैं। तो इसकी वजह से स्कूबा डाइवर जो है इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, इनकी तबीयत खराब हो जाती, सर दर्द हो जाता था, और भी फिजिकल फटीग हो जाता था, प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की। अब उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन की जगह पर हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। हीलियम से डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या फायदा हुआ, एक तो ये रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट गैस है, साइज छोटा है, हाई प्रेशर पे डिजॉल्व तो हो जाता है, फिर जब प्रेशर कम होता है तो ये वापस निकलता है तो सेल इसमें रप्चर नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा हमने क्यों किया। तो ये सारी कहानियां हुई बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ के, जो 3 पॉइंट आए, तीनों बड़ा काम के थे, सिर्फ रटने वाले नहीं हैं, इनको आराम से समझा जाए, इस तरह से समझा जाए कि कभी भी हम इसको बता सकें, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ पाए, बोलो। तो अब अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर, जो कि वेपर प्रेशर को आज नहीं कल पढ़ेंगे क्योंकि एक फ्रेश टॉपिक है बड़ा अच्छा, बीच में अधूरी बात नहीं छोड़ेंगे। वेपर प्रेशर से ही एकदम राउट्स लॉ पे पहुंच जाएंगे, और राउट्स लॉ पे ही हम मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर, उसकी मतलब
सोल्यूशन की मेन बातें शुरू हो जाएगी, मतलब एकदम इसकी बैकबोन या पूरा एक्सट्रीम लेवल का सोल्यूशन। ये तो छोटे मोटी चीज़ें चल रही थी, मगर हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक, बैकबोन की भी इम्पोर्टेंस है। अगर बैकबोन कहते हैं एक बॉडी की, बैकबोन बड़ा रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ या पैर इसके रोल ही नहीं प्ले करते हैं, रोल तो प्ले नाखून भी करता है। अगर ये भी कहीं से कहीं प्रॉब्लम में आ जाए तब भी आदमी के जीना आराम हो जाता है। तो हर हेडिंग, हर एक लाइन, हर एक फार्मूला, सब की इम्पोर्टेंस है। बस जिसको जितनी इम्पोर्टेंस देना है बस उतनी इम्पोर्टेंस दिया जाए। किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझना है तो बहुत अच्छा समझा जाए। जहाँ पर याद करने की बात है, याद तो रहे प्लस समझा हुआ ज़रूर हो। तो हमेशा हर एक चीज़ को जीते हुए चले, हर हेडिंग को। यही पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स का आधार होता है और इन्हीं को जीना होता है। जहाँ पे जो भी हेडिंग नहीं आई हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको बार बार में बताते रहना। वैसे ही सब रिकॉर्डिंग पे इसीलिए डाल दिया है तो बच्चे कितनी बार चाहें रिवाइज़ करें। किसी का क्लास मिस हो जाए तब वो देख ले, और एग्ज़ाम के वक्त में रिवीजन में मज़ा ही आ जाता है। उस वक्त बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता, सब कोर्स ख़त्म हो जाता है। अभी का सुना हुआ 12 महीने के बाद, 11 महीने के बाद एग्ज़ाम टाइम में ज़रूरत पड़ती है, 10 महीने बाद, तो वो क्लास की पूरी जो है वो प्योरिटी कंसेप्ट की नहीं रहती। इसीलिए हमने सारा जो है इसे सेव करने का अरेंजमेंट किया। बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ, मगर कोई बात नहीं, अगर हमारे प्रोडक्ट इम्प्रूव कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो सारा कवर हो जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। फिर इसके बाद जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे वो वेपर प्रेशर, फिर राउट्स लॉ पढ़ने लग जाएंगे। राउट्स लॉ की जब डेरिवेशन थ्योरी खत्म हो जाएगी, फॉरन न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फार्मूले हैं तो उन पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। उनके न्यूमेरिकल मेनली मोलैलिटी पे बेस्ड हैं। तो मोलैलिटी जिसे सही से आती है तो 80% तो मोलैलिटी का रोल है, 20% थोड़ा सा और चीज़ें भी हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर है, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट, वो थोड़ा सा रोल प्ले। मेनली मोलैलिटी का खेल है। तो मोलैलिटी और कंसंट्रेशन, इनका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, और वही हम सब चीज़ें सीखते हुए आए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इतना सब कुछ जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही तैयारी रखना, बहुत मज़ा आएगा बच्चों। तुमने सोचा नहीं होगा केमिस्ट्री इतनी भी अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है। बस उसको उसी हिसाब से पढ़ना जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ो, तो उस हिसाब से करना। पूरी चीज़ ऐसी होना चाहिए कंसेप्ट से कि किसी भी वक्त तुम कुछ भी चीज़ बता सको, रट्टाफिकेशन नहीं। किसी ने पूछा अगर ये, तो हमें ये नहीं कहना है कि हमें वो 2 दिन का टाइम दे दो, हमें रिवीजन करना है। नहीं, उसे बैठ के हाथ एक्सप्लेन करें पूरी बात को लॉजिकली, कि ऐसा ऐसा होता था, ये रीज़न था, इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से हम ऐसा ऐसा जो भी कुछ कंसेप्ट पूछा वो हम करते हैं। और जो रट्टाफिकेशन वाले बच्चे, उनको यही कहे, जब भी कोई चीज़ पूछो वो कहते हैं अभी तो हमने बहुत दिनों से रिवाइज नहीं करा है, हमसे 2-3 दिन बाद पूछ लेना। 2-3 दिन बाद वो रट्टाफिकेशन शुरू कर देते जाकर। ठीक है ना बच्चों? तो चलो आज का बुलेटिन ये तक रखते हैं, और कल हम लोग यहाँ वेपर प्रेशर से लेकर और राउट्स लॉ और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें पढ़ेंगे।